हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए लास्ट 30 डेज में ऐसी कौन सी वन एंड ओनली चीज है जिसे फॉलो करके आप इन्हीं बचे दिनों में ना अपने 20 से 25 मार्क्स पेपर में बढ़ा सकते हो। एंड जितने भी इस टाइम पे आप ये एंजाइटी फील कर रहे हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो पढ़ा है वो ध्यान नहीं है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आता, टाइम नहीं मैनेज हो रहा, ये सारी एंजाइटी आपकी कॉन्फिडेंस में बदल जाएगी। एंड बाय द टाइम पेपर विल कम, आप आज के कंपैरिजन में एग्जाम के दिन 100% ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लिसन टू दिस वीडियो वेरी एंड वेरी केयरफुली। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग सर्विसेज में होते हैं या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट मंथ में आते हैं, प्री के लिए प्रिपेयर करते हैं और उनका प्री निकल भी जाता है। एट द सेम टाइम आपके सामने ऐसे भी एग्जांपल्स होंगे जो लोग पूरा साल भर मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बट तब भी उनका प्री नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसा क्या इस सेक्शन के लोग कर रहे हैं कि इनका प्री निकल रहा है, ये आपको समझना जरूरी है। बिकॉज जो माइंडसेट आप इन लास्ट 30 डेज में रखोगे ना अपना, वही आपका एग्जाम में रिफ्लेक्ट भी होगा। अगर आप इस टाइम पे एंशियस रहने वाले हो डेली, तो वहां आप एग्जाम में क्वेश्चन भी डर डर के मार्क करोगे और आपका रिजल्ट भी इससे सफर हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप एक सही अप्रोच फॉलो कर रहे हो, आपको जिससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछना चाहता है, किस तरीके के सरप्राइजेस वो आपको देता है, कहां से क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो आप पहले से ही कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट भी बनेगा, आपकी एक पॉजिटिव अप्रोच बनेगी जो एग्जाम में भी पॉजिटिवली ही रिफ्लेक्ट होगी विद द पॉजिटिव आउटकम। तो सीधी बात यह है दैट यू हैव टू स्टॉप इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ कि भाई मेरा प्रिपरेशन औरों से कम है, मेरे मार्क्स तो सिर्फ 33 आते फुल लेंथ में, ब्ला ब्ला ब्ला। जस्ट स्टॉप इट एंड फोकस ऑन द प्रोसेस जो आपको फॉलो करना चाहिए टू हैव योर नेम इन द प्री क्वालिफाइड लिस्ट। ठीक है। एंड जो प्रोसेस आज हम डिस्कस करने वाले भी है ना, ये हर जगह आपको बहुत सुपरफिशियली सुनने को मिलता होगा, लेकिन इसे कोई डिटेल में डिस्कस नहीं करता, चाहे फिर वो टॉपर्स हो, टीचर्स हो, मेंटर्स हो। ये चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बोल सकती हूँ बिकॉज एटलीस्ट मैंने यही चीज फील करी है और इसीलिए इसी पर्पज से आज के दिन में ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके लिए वैल्यूएबल बनी रहे टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम। ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि मास्टर प्लान है क्या। देखो, सबसे पहले आपको रिवीजन करना है थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपको हर कोई बताता है, पर ये करना कैसे, ये मैं आज आपको 2022 के पेपर में करके दिखाऊंगी सब्जेक्ट वाइज। लेकिन उससे भी पहले अगर आपको ये इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू तो पूरा सिलेबस रिवाइज ही नहीं होगा, हर सब्जेक्ट 100% कैसे रिवाइज हो जाएगा, तो भाई खुद सोचो कि क्या आप इस टाइम पे ईच एंड एवरी वर्ड रिवाइज कर सकते हो जो आपने लास्ट 1 ईयर में पढ़ा है। So you have to trust this process and you have to take this risk because ध्यान रखना, taking no risk is the biggest risk in life and at this point of time it can cost your attempt too। ठीक है। दूसरी चीज हम आगे क्या डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स है इन लास्ट 30 डेज में जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है डेली के डेली, जैसे ही आप सुबह उठते हो रात को सोते हो उससे पहले तक बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस। एंड थर्ड चीज, हम पूरा का पूरा 30 डेज का डे वाइज प्लान भी डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने 50 डेज प्लान में ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है। तो अभी आपको स्क्रीन पे लास्ट ईयर का प्रीलिम्स का पेपर दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एक एक क्वेश्चन उठा के समझाऊंगी कि कैसे पीवाईक्यू के थ्रू रिवाइज किया जाता है और कैसे एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपके 4 से 5 टॉपिक रिवाइज हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन इकोनॉमी का ही आया है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में कि किससे रिलेटेड है। अब इसका आंसर आईएमएफ था, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या क्वेश्चन में पूछा है कि भाई कैसा उनका क्रेडिट फैसिलिटी था, कैसे फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट थे उनके, वो कैसे लेंड करते हैं, उनका क्या पैटर्न है, क्या तरीका है, क्या कंडीशंस है, ये आपको आईएमएफ की पता होनी चाहिए। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आईएमएफ आंसर है तो आईएमएफ को अपने बेसिक सोर्स से कवर करोगे, जो भी आपका स्टैंडर्ड सोर्स है या जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं। उसके बाद आईएमएफ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन में आपने न्यूज गो थ्रू करी है उसको कवर करोगे, तभी के तभी करनी है, कोई भी डिले नहीं करना है। और लास्ट में एक काम और करना है जो 99% बच्चे नहीं करते हैं इस टाइम पे, ये सोच के कि हमें तो बिल्कुल भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना। इट्स नॉट अबाउट न्यू कंटेंट। देखो रियलिस्टिकली बात करूं ना, कुछ ना कुछ आपको इन 30 डेज में भी बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नया दिखेगा ही, और इसमें नया कुछ ऐसा बहुत ज्यादा दिखने भी नहीं वाला है। गूगल पे सीधे जाओ, आईएमएफ न्यूज डाल के देख लो कि कोई अगर लेटेस्ट चीज हुई है ना 1-2 लिंक में, तो उसको ध्यान रखना बिकॉज वहां से जो भी स्पेशली जो इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट वाले टॉपिक्स है, यहां से जो बिल्कुल लेटेस्ट चीज होगी यूपीएससी वो आपसे निकाल के पूछ सकता है, बहुत ज्यादा हाई चांस है। एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, सिर्फ आंसर पे फोकस नहीं करना है, जो बाकी तीनों ऑप्शन है जैसे यहाँ एडीबी है, यहाँ वर्ल्ड बैंक है, देन यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है, यूनेप का फाइनेंस इनिशिएटिव क्या होता है, इनको भी पढ़ना है अच्छे से, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। बेसिकली करना कैसे है रिवीजन, जो भी आपको ऑप्शंस दिए हैं आपको अपने बेसिक सोर्स से आपने रिवाइज किया, उसके बाद उन ऑप्शन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन में आपको कहीं भी न्यूज मिलती है आपने वो गो थ्रू करी, एंड देन आपने गूगल पे उनके आगे न्यूज डाल करके जस्ट 1 या 2 लिंक चेक कर लिए जिससे आपको आइडिया लग जाए कि क्या चीज न्यूज में चल रही है।
अब ये देखना ये काम आपको खुद करना है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तो उसका बेनिफिट कैसे उठाओगे भाई। अगर आप खुद करोगे तो आपको रिवीजन भी होगा आपका खुद से, आप सेम ही चीज को 3 बार इंटेंशनली अनइंटेंशनली गो थ्रू कर रहे हो, बेसिक सोर्स से, करंट अफेयर से, गूगल से, आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कैसी अप्रोच रखनी है, आपकी एक अप्रोच डेवलप होगी। इससे आपको एक पैटर्न समझ में आने लगे कि यूपीएससी किस टाइप के टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जिससे आपका पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और इसी से तो आपके 20 मार्क्स 25 मार्क्स गेन होंगे इन लास्ट 30 डेज में। अगर आप इतना एफर्ट भी खुद के लिए नहीं दोगे, आप इसके लिए भी किसी और पर डिपेंड रहोगे, देन आई कैन टेल यू दैट यू आर डूइंग अ ब्लंडर। ठीक, अब यहां देखो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलरली ये नीर और नीर के ऊपर क्वेश्चन था, एक्सचेंज रेट के ऊपर क्वेश्चन था। अब आपको यहां क्या करना है, अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको पता है कि ये बीओपी से कनेक्ट करता है ये टॉपिक, तो बीओपी में कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, बीओपी क्राइसिस, पूरा बीओपी आप रिवाइज कर लोगे सिमिलर तरीके से जो मैंने बताया। सिमिलरली करेंसी मैनेजमेंट भी जो एरिया है उसको भी आप कवर करोगे, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, करेंसी मैनिपुलेशन, करेंसी वॉर, इस टाइप की जो भी चीजें हैं ये आप अगेन जो है गो थ्रू करोगे उसी पैटर्न पे जो मैंने आपको बताई, बेसिक रिसोर्स प्लस करंट अफेयर्स का मैगजीन जो आपने फॉलो किया है, प्लस गूगल पे न्यूज डाल के टाइप करके देख लेना, अगर कोई नई चीज होगी वो आपको पता चल जाएगी। ठीक, ऐसी थर्ड क्वेश्चन में यहाँ देखो ये इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन था, तो मुझे यहाँ टर्म्स में इन्फ्लेशन और आरबीआई समझ में आ रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन था, इन्फ्लेशन बहुत हॉट एरिया भी है इकोनॉमी के रिस्पेक्ट से, तो आपको इसके कॉजेस, टाइप्स, इंडिसेस, इंपैक्ट रिवाइज करना है। सिमिलरली आपको आरबीआई रिवाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आपने 3 क्वेश्चन में कितने टॉपिक्स रिवाइज कर लिए। यहाँ पे आपने एडीबी, आईएमएफ, यूनेप, वर्ल्ड बैंक, देन बीओपी, करेंसी मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, आरबीआई, आपने 8 टॉपिक सिर्फ 3 क्वेश्चन से रिवाइज कर लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये कितना ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, एंड हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे जो भी टॉपिक आपने अब यहाँ पे रिवाइज कर लिया, कंप्लीट कर लिया, अगर आपको आगे इकोनॉमी के क्वेश्चन में सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन मिलता है तो आपको तब दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी उसे कवर कर चुके हो। ठीक, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है, बिकॉज उससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो एवरी डे, एवरी आवर, एवरी सेकेंड यूपीएससी प्रीलिम्स अलाइंड ही बनी रहेगी, जिससे आपको कॉन्फिडेंट ना फील करने का तो सवाल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, कम से कम इस चीज को 5 दिन करके देखना, डिफरेंस ना फील होना तो कमेंट करके बता देना, बिकॉज आई कैन टेल यू मैंने चीज फॉलो की है, मेरे फ्रेंड्स ने फॉलो की है, एंड मेरे फ्रेंड्स जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं इस एग्जाम को, दे हैव एड्रेस दिस इन वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ऐसे करो, तो प्लीज ऐसे करो। वी आर टेलिंग यू, इसको ऐसे अप्लाई करके तो देखो, 5 दिन करके देखो, यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो इकोनॉमी का हो गया। अब चलते हैं पॉलिटी पे। ये देखो पॉलिटी पे ये क्वेश्चन मुझे मिला, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, इसका आंसर जो भी आंसर की अपने पास हाँ रखना, पहले सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, फिर आंसर की से मैच करना। अब जो है क्या करना है वो देखो भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था तो आपको इसे कवर करना है। उसके बाद आप सेकंड स्टेटमेंट में देखो, आपको दिखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। तो यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको वो कवर करना है। बिकॉज यूपीएससी क्या करता है, मैंने आपको बार बार हर वीडियो में बताया है, वो प्रीवियस ईयर के ऑप्शन से ही क्वेश्चन निकाल के फ्रेम कर देगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और हमको लगने लगेगा कि यार ये कहां से क्वेश्चन आ गया, यूपीएससी हर साल सरप्राइज देता है। हर साल सरप्राइज नहीं देता है, यूपीएससी इज प्रिडिक्टेबल, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना कि उसको अप्लाई कैसे करना है। अब ये चीज आपको लोग बता देते हैं कि ऑप्शन से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, बट लेकिन वो कैसे फ्रेम हो जाता है और उसको हम कैसे कवर करें वो भी तो समझ में आना चाहिए। अब वो चीज यहां काम आएगी इन लास्ट के 30 दिन में, क्योंकि यहां पे जो आप एफर्ट डालोगे, हार्डवर्क डालोगे, जो पढ़ोगे, आपको एग्जाम में यही लास्ट के 30 दिन का कंटेंट याद रहने वाला है। ये याद रख लेना मेरी बात। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे देन फोर्थ स्टेटमेंट में पार्लियामेंट मेंशन है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग लॉज बनाने की, तो पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्लियामेंट को आप देन एंड देयर रिवाइज करना। ठीक, ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलिटिकल। यहाँ देखो ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब यहाँ सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज और हर असेंट। तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसी थर्ड स्टेटमेंट में ये देखो यहाँ राज्यसभा लोकसभा लिखा है, अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप क्योंकि राज्यसभा लोकसभा ऑलरेडी पार्लियामेंट में पीछे वाले क्वेश्चन में रिवाइज कर चुके हो, करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी टॉपिक बहुत ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग लगता है, आपको लगता है कि उसे आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज स्किप इट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक एक चीज बिल्कुल रिवाइज ही करनी है। अगर आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो, जिस चीज में थ्योरेटिकल टॉपिक्स की बात कर रही हूं मैं, करंट टॉपिक्स की नहीं, अभी जैसे पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से आइडिया है, देन लीव इट। आपको अमेंडमेंट के बारे में पता है, प्रेसिडेंट पता है, पार्लियामेंट पता है, कोई बात नहीं, मत करो रिवाइज। ठीक है, अगर आपको लेकिन लगता है, अगर आपके कोई कहीं पे भी क्वेश्चन गलत हो जाता है या आपको थोड़ा सा भी डाउट फील होता है कि यार इसका आंसर ये था, जैसे ही डाउट हुआ ना वैसे ही रिवाइज करना है, ये ध्यान रखना। ठीक, एक और क्वेश्चन यहाँ मैं दिखा देती हूँ, इमरजेंसी का था। तो अब यहाँ देखो मुझे इस क्वेश्चन में इमरजेंसी दिख रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिख रहा है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिख रहा है। प्रेसिडेंट ऑलरेडी इस क्वेश्चन में कवर हो गया, इमरजेंसी हो गया, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कवर हो गया। अब ये देखो जो भी टोटल 3 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, इससे हमारे ये 1 2 3 4 5, और अगर मैं ऊपर वापस जो है चली जाऊं,
देन 6, 7, 8 टॉपिक, अगेन 3 क्वेश्चन से 8 पॉलिटी के टॉपिक्स आपके पूरे रिवाइज हो गए। ये चीज ध्यान रखना। और हाँ, एक चीज यहां समझ लो, आपको ये जो है ना प्रोसेस फॉलो करना है पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज के लिए। 5 साल के तो करने ही करने हैं। देखो, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ 2 साल का कर लूं, 3 साल का कर लूं, नहीं यार, 5 ईयर्स के तो आप करो ही करो। एट द सेम टाइम मैं क्या करूंगी, मैं आपकी एटलीस्ट प्रिपरेशन को इस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, सप्लीमेंट कर सकती हूँ कि जो भी लास्ट 20 ईयर्स के यूपीएससी के जो भी नट शेल में सब्जेक्ट वाइज 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, वो मैं आपको सेपरेटली सब्जेक्ट वाइज वीडियोस में बता दूंगी कि भाई इस सब्जेक्ट के ये 7-8 टॉपिक है जो आपको करने चाहिए, जो यूपीएससी की बहुत फेवरेट है, जिसे आप इग्नोर करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी के साथ मैंने ऑलरेडी एक हाई ईल्ड सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने ऑलरेडी सबसे पहले ओशन करेंट्स, देन पोर्ट्स, देन रामसर साइट के भी लेटेस्ट वीडियो डाल दी थी। बिकॉज ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अगर हम ओवर द टाइम पढ़ते हैं हमें ध्यान नहीं रहते, बट लास्ट में हमारे पास टाइम कम बचता है और हम इन्हें निग्लेक्ट करके चले जाते हैं। तो इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स है ना, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, रिवर्स है, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वो सब मैं जो है आपको वीडियोस के थ्रू प्रिपेयर साथ में कराती चलूंगी। आप उनको देख सकते हो इफ यू वांट। एंड अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको जरूरत नहीं लगती है, देन इट्स ओके, फाइन, यू कैन कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन टू। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है जिसपे आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फील हो रही है, तो प्लीज उसको कमेंट में बताओ, बिकॉज जो भी ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक होगा उसके रिगार्डिंग में डेफिनेटली आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी। एंड हाँ, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी वैल्यू लगता है, थोड़ा बहुत भी सेंस लगता है, अगर ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत भी प्रोडक्टिविटी ऐड कर पा रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इससे मुझे बहुत हेल्प होती है। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। पॉलिटी का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी पे यहाँ देखो, आपको कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे मैपिंग के मिलेंगे। क्रॉप के ऊपर बहुत सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, देन अगेन क्रॉप के ऊपर ये न्यूज का क्वेश्चन है, लेक के ऊपर क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, माउंटेन के ऊपर, पीक्स के ऊपर, ठीक है, किसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर है। उसके बाद ये देखो बॉर्डर्स पूछ लिया, यानी कि मैपिंग है। अब मैपिंग में ये नहीं है कि मैपिंग में हो गया तो सब मैपिंग करने चले गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेक है, कैनियन पूछी है, माउंटेन पूछा है, पीक पूछा है, जो पूछा है उसे कवर करो, जो पूछा है उसे कवर करना है। बिकॉज जो ये बोलते हैं ना कि भाई यहां से पूछ लिया तो नेक्स्ट ईयर यहां से नहीं पूछेगा, तो भाई उठा के देख लेना। मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है लास्ट 10 ईयर्स के एनालिसिस में, अपनी शीट में लिख के प्रॉपर कि रिवर्स से तो हर साल क्वेश्चन फिर क्यों पूछा जा रहा है, वो तो नहीं पूछना चाहिए। तो प्लीज इन चीजों में मत फंसो। जो एटलीस्ट आपको पीवाईक्यू में दिख रहा है, 5 साल के पीवाईक्यू आपको करना है। बाकी मैं आपके लिए वीडियो के थ्रू 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर हर सब्जेक्ट के ले आऊंगी। 5 साल के खुद करो, उसमें जो जो दिख रहा है ना वो आपको करना है। अब जैसे यहाँ बॉर्डर्स की बात करूं, अफगानिस्तान न्यूज में था, अफगानिस्तान के बॉर्डर पूछे। अब लेटेस्ट यहाँ पे फिनलैंड ने ज्वाइन किया नाटो को, तो फिनलैंड के आसपास का रीजन पूछ सकता है, ठीक है। देन एट द सेम टाइम अर्मेनिया अजरबैजान की वॉर हुई थी, उसमें पूछ सकता है। रशिया यूक्रेन के क्राइसिस पे पूछ सकता है। सूडान में तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट ही चल रहा है क्राइसिस, तो वहां के रिगार्डिंग कुछ मैपिंग चीज पूछ सकता है। तो अब आपको ये चीज थोड़ा समझ में आनी चाहिए कि कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। इसी के साथ आपको क्या करना है, जो आईआर का आपको करंट अफेयर्स होगा ना, वो जब आप ज्योग्राफी प्रिपेयर करोगे उसके साथ सप्लीमेंट करोगे। बिकॉज जो प्लेसेस इन न्यूज वाला पार्ट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आईआर की, विजन आईएएस की बुकलेट से हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी करने की उसमें जरूरत है नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं साइंस एंड टेक की तरफ। तो यहाँ देखो, ये आपको 4 चीजें दी हुई हैं, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, और आपसे पूछ लिया कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा है। तो ये आईसीटी का टॉपिक था। अब आपको क्या करना है, वही सेम चीज फॉलो करनी है। बेसिक रिसोर्सेज, करंट अफेयर्स एंड गूगल, ये चारों स्टेटमेंट्स, ठीक है। आरोग्य सेतु भी आपको पढ़ना है, कोविन भी पढ़ना है, डिजिलॉकर भी और दीक्षा भी, ठीक है। देखो एक चीज समझो, अगर आपको ये चीज लग रही है कि ये तो बहुत ज्यादा बल्कि है, ये कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज डरो मत, प्रेशर में मत आओ। जो भी है ना, खुल के अपने डाउट पूछो यार, खुल के। जो भी आप परेशानी फेस कर रहे हो एट एनी टाइम, रात में, दिन में, सोते जागते, जब भी जो फील हो रहा है उसे कमेंट करो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। आई एम हियर टू हेल्प ईच वन ऑफ यू एंड लिसन टू ईच वन ऑफ यू। जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो मैं उसका जरूर रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। बिकॉज मुझे समझ में आता है ये लास्ट के जो 30 डेज है ना, ये बहुत ज्यादा प्रेशर से भरे होते हैं। आपके मन में तरह तरीके की चीजें आते हैं, होगा नहीं होगा, इतना एफर्ट कर रहा हूँ, सीसेट नहीं हो पा रहा है, ये टॉपिक डिफिकल्ट है, ये कहां से करूं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। और एट द लास्ट आपको क्या लगता है, आप ब्लैंक फील करने लगते हो। ऐसा हो जाता है कई बार, ये बहुत ज्यादा नेचुरल चीज है। देखो हम सब इतना ज्यादा मेहनत करते हैं लास्ट के 30 डेज में, तो ऐसा फील करना बिल्कुल नेचुरल है, कुछ गलत नहीं है। बट लेकिन गलत क्या है, उस चीज को अपने तक ही रखना। जस्ट शेयर इट आउट। अगर आपको यहाँ नहीं करना, आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, डिस्कस इट, बोलो। और अगर वहां बोलने में अजीब लगता है तो यहाँ आई एम हियर, डिस्कस इट विद मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स यू, ठीक है। तो साइंस का ये मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू दिखा दिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या बचा है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में अब यहाँ देखो, ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ऑर्गेनाइजेशन था ये न्यूज में, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा हाँ, ये जो पैटर्न की बात मैंने आपको बोली कि आपको पैटर्न समझ में आता है कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। आपको एलिमिनेशन टेक्निक वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो ज्यादातर उसमें स्टेटमेंट्स यूपीएससी गलत आपको दे देता है। तो इस टाइप की पैटर्न अब आपको कैसे समझ में आएंगे, जब तक आप खुद से करोगे नहीं, सुनी सुनाई बात पे नहीं जाना होता है। आप चाहो तो उस एलिमिनेशन वीडियो को जाकर देख
देख सकते हो अगर आपने नहीं देखे, क्योंकि बिकॉज वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर देख लेना एक बार एग्जाम में जाने से पहले। आई कैन ओनली टेल यू, उससे आप आराम से 10 to 15 मार्क्स का गेन कर सकते हो उन क्वेश्चंस में जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो वो देख लेना जरूर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर पे था। अब यहाँ देखो जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको ये इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC और वर्ल्ड बैंक दिखेगा लास्ट में। ये देखो वर्ल्ड बैंक है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ल्ड बैंक आप ऑलरेडी इकोनॉमी कवर कर चुके हो, उसको कवर करने की जरूरत नहीं है। जो आपको एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे दिख रही है, UNFCCC है, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है, अब इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन हो सकता है आपको इस साल प्रीलिम्स में देखने को मिल जाए। एट द सेम टाइम नीचे देखो अगेन एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, क्लाइमेट ग्रुप के ऊपर, ये आपको सिमिलर तरीके से कवर करना है। यहाँ देखो ये फंक्शन ऑफ वेटलैंड के ऊपर पूछा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ आपको इकोलॉजी ऑफ वेटलैंड्स को कवर करना है। उसके बाद ये देखो पॉल्यूशन में WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम एयर पोल्यूशन पढ़ के चले जाओगे, नहीं, आपको पोल्यूशन एज अ कंप्लीट टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ई वेस्ट के बारे में क्या दिक्कत है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, बहुत सारी तरीके के पोल्यूशन है, उन सबको आपको कवर करना है और देन एंड देयर कवर करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स में, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो भी देन एंड देयर आपको देखनी है, ठीक। अब लास्ट ये हिस्ट्री का भी देख लेते हैं। चलो देखो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बारे में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगर आपको इस एक्ट के बारे में पता है वेरी गुड, आपको इसको रिवाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ इस एक्ट नहीं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स है 1935, 1909, 1861, 1892, इस टाइप के जो भी एक्ट्स है, रेगुलेटिंग एक्ट्स जो थे, वो आपको सारे रिवाइज करने हैं। ये आपका अब बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, ये आपको फर्ज बनता है कि वो आपको पता होना चाहिए कैसे रिवाइज करना है। ऐसे रिवाइज किया जाता है PYQs के थ्रू, ठीक। मेडिवल में देखो एक टर्म पूछा हुआ था, टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने PDF टेलीग्राम पे डाली हुई थी, अब वहां से सारी टर्मिनोलॉजीज को रिवाइज कर सकते हो, या जो भी आपका अपना सोर्स है जो आप फॉलो कर रहे हो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो एक गदर पार्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब ये कुछ पर्सनालिटीज यहाँ मेंशन कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी पर्सनालिटीज है इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री की, जो भी आप पढ़ते हो, आपको ये देखना है कि क्या वो किसी कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड है, या क्या वो किसी इंपॉर्टेंट मूवमेंट से रिलेटेड है, क्या उन्होंने कोई पार्टी फाउंड करी है, या वो किसी पार्टी का हिस्सा थे, ज्वाइन की उन्होंने, कौन सी बुक्स या जर्नल्स उन्होंने लिखी, ये चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको रिवाइज करना होता है होलिस्टिकली, बिकॉज एग्जाम में ना चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे आप बुक को पढ़ते हो वैसे तो वहां पे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, वहां पे तो वो कुछ भी पूछेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में कभी देखो यहाँ सीधे ऊपर आपसे एक्ट पूछ लिया, उसके बाद मेडिवल पूछ लिया, उसके बाद अगेन आपसे पर्सनालिटी का पूछ लिया, तो आपको रिवीजन भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस हम चैप्टर वाइज चैप्टर रिवाइज करेंगे तभी जो है हमारा रिवीजन होगा। अब यहाँ देखो क्रिप्स मिशन के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। ये आफ्टर 1940 वाली बात मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री की रिवीजन वीडियो में भी बताई हुई है कि भाई एक क्वेश्चन पिछले 5 साल का पैटर्न है कि एक क्वेश्चन आफ्टर 1940 पूछा ही जाएगा और वो इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ऑगस्ट ऑफर है, वेवल प्लान है, कैबिनेट मिशन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, जो भी 1940 के बाद के इवेंट्स है उनको आपको क्रोनोलॉजिकली कवर करने हैं। क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। अभी जाना टेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन था, तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप जैनिज्म बुद्धिज्म को कवर करोगे। अब इस एक पेज में आप दोबारा देखो आपने कितने टॉपिक्स कवर किए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, मेडिवल की टर्म्स, सारी पर्सनालिटीज मॉडर्न की, आफ्टर 1940 वाला पूरा पोर्शन मॉडर्न का, एंड देन जैनिज्म बुद्धिज्म। 5 टॉपिक्स आपने इसी एक पेज से सारे कवर कर लिए। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना होता है PYQs के थ्रू, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है इन लास्ट 30 डेज में। सबसे पहली बात जो है कि मिथ होता है कि नंबर ऑफ रिवीजन हम 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, नहीं, 2 रिवीजन सफिशिएंट है। अभी मैं आपको आगे डे वाइज प्लान में दिखा भी दूंगी कि कैसे करना है, और सब्जेक्ट और डेज का कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। वैसे मैं आपको डे वाइज प्लान में दिखाऊंगी। मुझे ये लगता है कि जो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग एरियाज होते हैं ना, जिनमें ज्यादा पोटेंशियल है, लाइक पॉलिटी, इनको आपको पहले कवर कर लेना चाहिए ताकि आपका ये पहले ही रिवाइज होकर रख जाए, ताकि आपके पास लास्ट का टाइम बचे ऐसी चीजों को ध्यान रखने में, रिवाइज करने में, जिन्हें आपकी थोड़ी टेंडेंसी होती है कि आपके माइंड से निकल सकती है, लाइक करंट अफेयर्स, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। मस्ट डेली डोज आपको क्या है, सीसैट और मैप नहीं भूलना है। मैप से प्लेसेस एंड न्यूज भी हो सकता है, मैप से जो भी जनरल वर्ल्ड मैपिंग है, रिवर्स है इंडिया की, माउंटेन्स और पीक्स है, नहीं भूलना है। अब आप इन्हें अगर पूरा मैप लेके बैठोगे ना कि मैं 1 दिन में 2 दिन में सारा मैप कर लूंगा, कर लूंगी, ऐसा नहीं होता है। आप 100% भूल जाओगे अगर आपने मैपिंग अभी तक नहीं की है या की भी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट 15 to 20 मिनट्स आपको डेली मैपिंग को देने हैं, और सीसैट को डेली 1 घंटा नहीं, सिर्फ एक टॉपिक देना है। घंटा छोड़ दो, एक टॉपिक उठाना है, चाहे सीसैट में जितने अच्छे हो, आपको 1 घंटा डेली देना है सीसैट के रिगार्डिंग। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हो ना, तो कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग मैंने एक ये वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था कि आप कैसे
बिना कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन को। हर साल 25 से 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, वो आराम से आपके इस एक वीडियो के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। आपके 80 to 85% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर 25 आते हैं ना तो आपके 21 से 22 क्वेश्चन तो वहां जरूर सही होंगे कॉम्प्रिहेंशन के। तो वो वीडियो आप देख सकते हो इफ यू वांट टू। देन टिल 13th में आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ 3 फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं जस्ट टू नो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, दैट्स इट। उसके भी स्कोर से मतलब नहीं रखना है, उसमें आपको बस ये मतलब रखना है कि आपकी गलती कहां हो रही है, कि आपको आती हुई चीज गलत हो रही है तो आपको वो चीज रिवाइज करनी है। अगर आपको कोई चीज नहीं पता थी तो वो आपने पता कर ली पेपर के थ्रू, दैट्स इट। ये मोटिव रखना है, उसके स्कोर से कोई लेना देना नहीं है। डोंट सबसे बड़े जो समझ लो यहाँ पे, सीसैट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ डूज में इसको कवर कर दिया है। ब्लंडर मत करके आना, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी आपको दिखा भी रही हूँ, जिनका स्कोर सीसैट में बिल्कुल वो मार्जिन से रह गए, नहीं क्लियर कर पाए उसका सीसैट का क्वालिफिकेशन मार्क्स, और जीएस में देख लो उनके अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। एट द सेम टाइम हाई यील्ड टॉपिक्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया रामसर साइड से, आप देख सकते हो 2022 में क्वेश्चन पूछा ही हुआ था, और वो भी पेयर्स वाले तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था रामसर साइड से। तो आपको हर एक साइड का जब तक आइडिया नहीं होगा तब तक आप उसको कर नहीं पाओगे। तो ऐसे और भी जो भी टॉपिक्स हैं, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व हैं, रिवर्स हैं, बल्कि माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, ये आपको सारी हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर करना है। वैसे मैं ऑलरेडी कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है ये मैं वीडियोस के थ्रू आपका पूरा कवर करा दूं। रामसर साइड की ऑलरेडी रिगार्डिंग वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी हो, अगर आपको प्रिपेयर नहीं है, एंड अगर आपको डिफिकल्टी होती है ना याद करने में, यार इतनी सारी है, किस स्टेट में कौन सी है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी फनी इजी ट्रिक्स याद जो मैंने खुद अपने लिए बनाई थी, जिससे मुझे याद रहे फॉर अ लॉन्गर टर्म मैप में। बिकॉज ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन, और दूसरी चीज याद नहीं रहता है, बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं और इतने अजीब अजीब से नाम है, कैसे याद रहेंगे। तो इसलिए ये वाला पार्ट आई विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, मैंने पूरा आपको करके भी दिखा दिया है, बिकॉज यही आपको एज देगा एग्जाम में, यही आपके 20 से 25 मार्क्स लास्ट के 30 दिन में बढ़ा देगा यार, सोचो। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा रिविजन इसी पे लाइन रखो। और जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, कि हमारा नया कंटेंट, हम कुछ नया, कि जो नया चीज मार्केट में आए वो हम पढ़ लें, ठीक है, या हमारा फ्रेंड एक ये नई बुक लेकर के आया है लास्ट मिनट रिवीजन की पूरे सब्जेक्ट की, ये बुक पढ़ लेता हूं, मेरे को ऐसे रिवाइज नहीं करना, ये इन चीजों में मत फंसना। नया कंटेंट इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ जो तरीका मैंने पीवाईक्यूज में आपको बताया उस तरीके से अगर आपको गूगल पे कोई चीज नहीं मिल जाती है, वो भी आपको हर जगह हर टॉपिक में नहीं मिलेगी यार, आई कैन टेल यू दैट। बस उतना ही अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखो, बाकी फालतू चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, MS धोनी का एक कोट था, दैट प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर रिजल्ट, एंड इफ यू टेक केयर ऑफ द process you will get the result, so you have to follow this process, just trust this, follow it। और मैं इसी कोड में बिलीव करती हूँ, बहुत ज्यादा मानती हूँ, इसी को फॉलो करती हूँ, इसी को प्रैक्टिस करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, फॉलो दिस कोड, ठीक है। वी ऑल लव MS धोनी, राइट? तो एटलीस्ट हमें उनकी बात को वैल्यू करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ डे वाइज प्लान समझ लेते हैं। देखो अप्रैल में सबसे पहले 27, 28, 29, 30 की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो 3 दिन है ना, 27 to 29 आपको इकोनॉमी कवर करना है विद इट्स करंट अफेयर्स, ठीक है। जो 30th है उस दिन आप वो पूरा दिन रखो, बिल्कुल एग्जाम में जैसे होता है फुल लेंथ टेस्ट, जिस टाइम पे होता है, सीसैट जिस टाइम पे होता है, जिस टाइम पे जीएस का पेपर होता है, उसी टाइम पे दो, ताकि आपका एक सिटिंग पैटर्न भी बने, ताकि आपको भी समझ में आए कि 2 घंटे में उस अंडर प्रेशर में आप जीएस में कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, और जीएस में परफॉर्म करने के बाद थक करके आप सीसैट में कितना कर पा रहे हो, ये पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए सिर्फ 3 टेस्ट करने हैं, 30th को पहला करना है। मई में मैंने क्या किया है कि आप सबसे पहले इकोनॉमी आपने कवर कर लिया, एनवायरमेंट अब आपको कवर करना है 1st से 3rd तक विद इट्स करंट अफेयर्स, 3 दिन उसके लिए। देन आपको 4th एंड 5th मई को साइंस कवर करना है विद इट्स करंट अफेयर्स, ठीक। इससे क्या होगा, आपके जितने भी जो ये मेन 3 एरिया है ना, जहां से आपका नियरली अबाउट 50% ऑफ द पेपर आता है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साइंस, ये आपका टेक केयर हो गया आराम से पहले ही। उसके बाद 6th को आप अगेन फुल लेंथ टेस्ट और सीसैट दोगे, बिकॉज आपने 3 मेजर एरियाज उनके करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। तो यू हैव टू जस्ट एनालाइज द पेपर, नॉट सी द स्कोर्स, ठीक है। स्कोर से वैल्यू नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 7th, 8th और 9th को पॉलिटी को देना है रिवाइज करने के लिए। देन आपको 10th एंड 11th को एंशिएंट एंड मेडिवल, बेसिकली 10th, 11th, 12th आप ले लो, इसमें आपको एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करना। इनके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर भी कर दूंगी। मैंने हालांकि पहले भी बताए हुए हैं वो सारे टॉपिक्स, लेकिन फिर भी मैं जो है दोबारा बताऊंगी, ताकि आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रहे कि किन टॉपिक्स को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। देन आपको अगेन 13th को पूरा फुल लेंथ टेस्ट एंड सीसैट देना है। 13 के बाद एक भी पेपर नहीं देना है, ये ध्यान रखना। 15 दिन जब बचेंगे एग्जाम में, आपको कोई भी पेपर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आपका 14, 15, 16 3 दिन ज्योग्राफी के लिए होगा मई में। उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री बचा, उसके लिए आप 17, 18, 19 भी दे सकते, या फिर आप 17 to 18 भी दे सकते हो। इससे क्या हुआ, आपका जो पूरा एक चंक है जो पीवाईक्यूज के थ्रू आपको रिवाइज करना है ना, वो आपका पूरा ऐसे यहाँ पे आके 18th मई को कवर हो जाएगा। अब आपका बचा ऑलमोस्ट लास्ट 1 वीक,
उसमें कैसे रिवाइज करना है ये देखो। आई विल एडवाइज यू द सेम थिंग कि जो बहुत ज्यादा सिंपल है, हाई स्कोरिंग पोटेंशियल एरियाज है, उनको आपको पहले करना चाहिए। इसलिए 20th में को आप पूरा पॉलिटी रिवाइज करो, लेकिन इसके साथ सिर्फ पॉलिटी का करंट अफेयर्स नहीं, सोसाइटी का सोशल इश्यूज वाला जो होता है उसको भी कवर करो। देन 21st को आप ज्योग्राफी कवर करो, उसके साथ IR के करंट अफेयर्स को सप्लीमेंट करो। 22nd को एनवायरमेंट करो विद इट्स करंट, 23rd को साइंस करो विद इट्स करंट, ठीक है। देन 24th को इकोनॉमी करो। देखो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है ना, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, उनको आप टुवर्ड्स द एंड रखो ताकि आपको वो चीज थोड़ा फ्रेशली माइंड में बनी रहे, आप उसको स्किप ना कर जाओ एग्जाम में, ठीक है। तो 24th को आप इकोनॉमी करो विद इट्स करंट अफेयर्स एंड 25-26 में आपका जो भी हिस्ट्री है पूरा इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, उसको 2 दिन में रिवाइज करो। 27 अपने लिए 1 दिन पूरा फ्री छोड़ो। और ध्यान रखना इस 1 हफ्ते में भी ये मत करना कि सीसेट आप भूल गए। सीसेट आपने पीछे देखो प्रैक्टिस कर चुके होंगे, हर एक टॉपिक एक बार, ठीक। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आप सीसेट में टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें उसके रिगार्डिंग जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आपको फॉर्मुला समझ में आता है, आपने अपनी कोई शीट बनाई है फॉर्मुला शीट्स की, उसको आपको टॉपिक वाइज गो थ्रू करना है, चीजों को चेक करना है। और सीसेट सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, किसी फालतू बुक रिसोर्स के या किसी कोर्स के चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसना। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे लास्ट 30 डेज को यूज करना है, कैसे सिर्फ एक ही चीज है PYQ जो आपको CSAT में और GS में दोनों में हेल्प करेगी, प्रीलिम्स में अपने 20 से 25 मार्क्स बढ़ाने के लिए और आराम से जो प्री क्वालिफाइड लिस्ट है उसमें अपना नाम देखने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत भी सेंस लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।